मित्रों, अभी बताया जा रहा था अपने व्यक्तित्व को हम बेहतर कैसे बनाएं। चाहते तो सब लोग हैं अच्छा बने, आए भी हैं बनने के लिए। कई लोगों के मन में होता है कि हमारा इंजीनियरिंग में हो जाएगा, मेडिकल में हो जाएगा, जॉब हो जाएगा तो मेरा व्यक्तित्व बढ़िया बन जाएगा। आप में से भी कई लोग इसी को व्यक्तित्व समझते हैं। परसों का पेपर पढ़े होइएगा आप लोग। NIT में सर्टिफिकेट लेने कोई युवा आया था, बूढ़ा तो नहीं आया होगा, कोई युवा आया था बेचारा, इंजीनियर बना होगा। NIT में इंजीनियरिंग में जब नाम लिखाया होगा, रिजल्ट आया होगा, घर में कितना खुशियाँ मची होगी। बाबू मेरा AIEEE निकाला है, मिठाई बटा होगा। चूज किया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है कि मैकेनिकल बनना है, मैकेनिक्स कौन डिपार्टमेंट जाएगा, कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे। भाई दो चार गो रिश्तेदार भी सलाह दिए होंगे। आया सर्टिफिकेट लेने, जान गंवा के गया। पेपर आप लोग पढ़ते हैं। घर का इकलौता संतान, आप में से भी कई लोग इकलौता होंगे, या इकलौता हो, दुलौता हो, पांचलौता हो, उससे मतलब नहीं है। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हैं। यह हमेशा दिमाग में रखिएगा इस बात को कि आप दुनिया के लिए एक व्यक्ति हैं। आपका काउंटिंग जनगणना में एक व्यक्ति के लिए के रूप में है, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया बैठे हैं आप। जो भी जिस परिवार से निकल के आया है, आया इतना न नशा किया, इतना न नशा में डूबा कि अपना प्राण तक गंवा दिया। आया था तो सर्टिफिकेट लेने, जान देकर गया। और कल का पेपर उठा के पढ़िए, दिया था कि पूरी उसकी मंडली पता नहीं कहां कहां से क्या क्या ड्रग्स नशा ले आकर डुबा जा रहा है। एक दूसरी घटना आपको बता रहे हैं ग्वालियर की। ये इसलिए बता रहे हैं कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मेरे मित्र, आप लोग 24 घंटा हम पढ़ लेंगे, हम नौकरी ले लेंगे, अरे वो हो जाएगा, इजली हो जाएगा। जैसे अगर जिम में जाते हैं और मुस्कुराते हुए आप अपना एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बाइसेप्स भी अच्छा होगा, चेस्ट भी अच्छा होगा, शोल्डर भी अच्छा होगा, अपने आप अच्छा होगा। बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, नहीं हमको बना लेना है। अरे महाराज, आराम से एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप बनता चला जाएगा। बिना तनाव के, बिना हेजिटेशन के, बिना रुकावट के, बिना फ्रस्ट्रेशन के आपका बॉडी सुंदर होगा, बशर्ते कि आप नियमितता पूर्वक उस कार्य को श्रद्धा के साथ कीजिए, ईमानदारी पूर्वक कीजिए। आप स्ट्रेस लेके हमको नौकरी ले लेना है। ग्वालियर की घटना है, 11 साल का बच्चा, आजकल ऑनलाइन हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करता है, पता नहीं किस तनाव में आ जाता है, अपनी जीवन को समाप्त कर लेता है। कहीं ना कहीं गार्जियन का भी दोष है। हम लोग तो अभिभावक सम्मेलन भी करते हैं कई बार अपने यहाँ, पिछले साल भी हुआ, उसके पिछले साल भी, इस साल कोरोना काल कोविड-19 के चलते भले नहीं हुआ। केवल हम लोग आप ही के बीच में अपनी बातों को नहीं रखते हैं, उन गार्जियन को भी बुलाते हैं और उनको भी बताते हैं कि आप इतना पंप मत मार दीजिए कि इसका ट्यूब फट जाए। चापे हुए हैं गांव से, ले लेना है इस बार। अरे कहाँ ले लेना है महाराज? फलाना के बेटा, हमारे पड़ोसी का बेटा बन गया IITian, तू हो सकता है कि वो नहीं बनेगा IITian। आप काहे परेशान है? इसका मतलब आप लोग रिलैक्स नहीं हो जाइएगा। भैया बढ़िया बात कह रहे हैं, खूब बढ़िया बात, आज मन वाला कह रहे हैं एकदम। भाई दबाव दीजिए। कई बार भैया एग्जाम्पल भी देते हैं कि प्रेशर आना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक प्रेशर सही है। प्रेशर कुकर में एक लिमिट तक प्रेशर है तो सीटी मारेगा, खाना पकाएगा। जरूरत से ज्यादा प्रेशर होगा तो वो भी ब्लास्ट होगा। युवाओं के अंदर प्रेशर चाहिए, लेकिन उतना ही प्रेशर चाहिए जिससे उसका जीवन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। इतना प्रेशर न पड़ जाए कि वो नकारात्मक चीजों में डूबता चला जाए। और आज मेरे मित्र, आज की युवा पीढ़ी नशा के ढेर पर बैठा हुआ है, नशा के ढेर पर बैठा हुआ है। आप गांव में जाइएगा,
देखिए, या लॉकडाउन में लंबा समय आप गांव में रहे होइएगा, हम तो देखे नजदीक से। गांव में 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल का नौजवान कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है। परिवार में ऐसा ऐसा देखने को मिला ग्रामीण क्षेत्रों में कि बाप और बेटा, बाप अलग बैठ के पी रहा है, बेटा अलग बैठ के पी रहा है। या ये हमारा वही भारत है जो ऋषि मुनियों का भारत था? क्या ये मेरा वही भारत है जो सोने की चिड़िया कही जाती थी? क्या ये वही भारत है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मानव रूप में अवतार लिया था? क्या ये वही भारत है जहां कृष्ण जैसे ज्ञान देने वाले लोग मानव शरीर में आए थे? क्या ये वही भारत है जो बुद्ध की भूमि है? क्या ये वही भारत है जहां चंद्रगुप्त जैसे लोग जन्म लिए थे? क्या ये वही भारत है जहां हमारे परम पूज्य गुरुदेव आए थे, जिन्होंने विचारों से दुनिया को परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया और विचारों से विचार बदलने की बीड़ा उठाई, लाखों लोगों को बदलते चले गए? क्या ये बुद्ध की भूमि है? क्या ये महावीर की भूमि है? क्या ये महाराणा प्रताप की भूमि है जहां के 16 साल 18 साल का युवा अपने आप को झोंक दिया है नशा में? जहां 12 साल 14 साल का नौजवान कहता है हम डिप्रेशन में है, क्यों? पढ़ाई के कारण। मेरे मित्र, विश्वास नहीं होता, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम आज बच्चा को पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, कर्मचारी बनाना चाहते हैं, अधिकारी बनाना चाहते हैं, इंसान बनाने का मुद्दा नहीं पैदा कर रहे हैं। आज हम चाह रहे हैं मेरा बेटा अधिकारी बने, आज हम चाह रहे हैं हमारे बेटा बड़े पद पर जाए, आज हम चाह रहे हैं कि हमारा बेटा अच्छा अधिकारी बन जाए, लेकिन आज हम ये क्यों नहीं चाह रहे हैं कि मेरा बेटा अधिकारी बने, साथ में इंसानियत के पद पर भी चले? हम ये क्यों नहीं चाहते कि मेरे बेटा के पास शिक्षा थोड़ी सी कम हो, लेकिन संस्कार इतनी मजबूत हो कि उसके व्यक्तित्व से लोग आकर्षित होते चले जाए? आज स्कूल कॉलेज में हम बैठ के बेटे को यह प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बेटा फलाने वाले ने 90% लाया, तुमको 91% लाना है, लेकिन यह क्यों नहीं कहते कि बेटा ये वो भूमि है जहां 4 बरस से युवा अपने जीवन में अध्यात्म लाता है तो बाघ का ध्यान गिन देता है। बेटा ये वो भूमि है जहां चौथा पास व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं तो 3200 किताब लिख डालते हैं। हम ये क्यों नहीं सिखाते कि बेटा ये अध्यात्म की वो भूमि है जहां एक साधारण गडेरिया का लड़का आता है तो शिवाजी बन जाता है, नास्तिक नरेंद्र जन्म लेते हैं लेकिन अंदर अध्यात्म वाली बीत जाती है तो विवेकानंद बन जाते हैं, पेपर बेचने वाला व्यक्ति रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाता है, अपने जीवन में अध्यात्म अपनाता है, व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है तो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं। ये क्यों नहीं दे रहे? और इस तनाव के कारण बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, निगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं, नशा में लिप्त हो रहे हैं। जितने बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, आप कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को पहुंचा दिए, छत बढ़िया है, टीचर बढ़िया है, सब्जेक्ट बढ़िया है, व्यक्तित्व बढ़िया है कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? तो व्यक्तित्व निखारने का काम अपना युवा प्रकोष्ठ करता है, अपना गायत्री परिवार करता है। यहां आपको हो सकता है कि बहुत व्याकरण की शुद्ध ज्ञान नहीं मिले, लेकिन संस्कार की वो परिभाषा जरूर मिलेगी कि आप कभी नशा के तरफ हाथ नहीं बढ़ाइएगा, आप कभी गलत रास्ते पर नहीं चलिएगा। मेरे मित्र, आज युवाओं के बीच में सबसे बड़ी समस्या नशा उन्मूलन बना है। नशा में डूबा है, उसको उन्मूलन करिए, उसको निकालिए, उबारिए। पूरे समाज में जहां भी आप जाइए एक बार नजर उठाकर देखिए युवा पीढ़ी किस रास्ते पर जा रहा है। मेरे मित्र, गुरुदेव का बड़ा स्वप्न था कि आने वाले समय में ऐसा युवा पीढ़ी खड़ा होगा, और बात भी सही है, हो भी रहा है। नहीं तो अभी तो कोविड-19 के चलते थोड़ी सी भीड़ अपने यहां कम रहती है, थोड़ी दूरी पर बैठाते हैं, नहीं तो बदलने का अगर युवा मन नहीं बनाता तो 16 साल 18 साल 20 साल का युवा जींस पहन के हजारों की संख्या में इस छत पर नहीं बैठता, हजारों की संख्या में इस गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ को नहीं ढूंढता। भैया कहां चलता है प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ, कहां चलता है, कब चलता है, कितने बजे से चलता है? ये लड़का के अंदर चाह रहा है कि परिवर्तन हो, उसको परिवर्तन करने वाले लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। केवल एक कमेंट्स किया जाता है, वो घर पे हो, गांव पे हो, शहर में हो, कोचिंग में हो, क्लास में हो, बाहर हो, युवा बिगड़ता जा रहा है। अरे भाई, आपने सुधारने की क्या प्रक्रिया शुरू की है?
उंगली उठा देना आसान है कि सब खराब है, लेकिन क्या इस खराब को बेहतर बनाने के लिए किसी ने बीड़ा उठाया? किसी ने परिवर्तन के लिए मन में ठाना? आज एक युवा प्रकोष्ठ का व्यक्ति जो पटना यूनिवर्सिटी में आते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के क्लास के लिए और मन में ठानते हैं कि पटना आने वाले युवा में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका फिजिक्स कमजोर है, मैथ कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, तो बहुत सारे पटना में टीचर मिलेंगे, लेकिन वो मानसिक रूप से कमजोर है तो इसका शिक्षक कोई नहीं है। क्यों नहीं हम उसको एक ऐसे क्लास के लिए तैयार करें जहां मानसिक रूप से वो मजबूत बने। और 22 दिसंबर 1995 को और कोई नहीं आपके बीच, जो आदरणीय मनीष भैया थोड़ी देर में आएंगे, उन्होंने मन में ठाना और शुरू किया 4 लोगों से। ये छत नहीं था, ये छोटी सी कमरा, इसी में शुरू किया गया। यहां टीन सेट था, ये छत कुछ नहीं था। और आज ये कारवां ऐसा बढ़ता चला गया कि आज हमारे गायत्री परिवार के पूरे देश के लोग गर्व से कहते हैं कि युवाओं का अगर मॉडल चाहिए तो मुझे पटना मॉडल चाहिए। यह है व्यक्तित्व का परिवर्तन। एक व्यक्ति ठानता है तो वो बदलता चला जाता है। एक व्यक्ति मन में ठानता है, क्या उनके मन में नहीं आया होगा या उनके गार्जियन नहीं कहे होंगे बेटा जा रहे हो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे हैं, तुमको भी पदाधिकारी बनना है? लेकिन प्रकृति जिस चीज के लिए जिस व्यक्ति को सुनियोजित करती है वो करा के छोड़ती है। आप हम जितना कलेजा पीटना है पीट लीजिए, जितना छाती पीटना है पीट लीजिए। ये नहीं होता तो ये होता, ये ऐसे होता, आपके करने या कहने से कुछ नहीं होगा। सुनियोजित सत्ता कोई बैठा है जो उचित समय पर उचित तरीके से कराता है, चाहे जिस रूप में कराए। अगर नहीं कराना होता तो साधारण से दलित परिवार का बच्चा निकलकर संविधान का रचयिता भीमराव अंबेडकर नहीं बनते। अर्धनग्न फकीर जिन्होंने बैरिस्ट्री पढ़ के पैसा कमाने के लिए साउथ अफ्रीका तक गए और क्लाइंट ने कॉलर पकड़कर पैसा वसूल लिया, पैर थरथराने लगा। उस गांधी के अंदर जब व्यक्तित्व जगता है कि आखिर मेरा भारत महान कैसे बना, आकर यहां के अध्यात्म को पढ़ते हैं, यहां की चीजों को अपनाते हैं, तो वहीं अर्धनग्न फकीर सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों की जकड़ी हुई गुलामी को तोड़ के फेंक देते हैं और अंग्रेजों को जाना पड़ता है भारत छोड़कर। मेरे मित्र, हो सकता है भारत सरकार द्वारा सिलेक्शन किया जाए, वो व्यक्ति कोई करता हो आपका। रेलवे में जाइए, बैंक में जाइए, एसएससी में जाइए, बिहार के किसी पद पर आप जाते हैं तो वो भी कोई व्यक्ति करता होगा जो आपको पदाधिकारी या कर्मचारी बनाता है। लेकिन यहां आप आते हो, बैठते हो, यहां आपका सिलेक्शन व्यक्ति नहीं शक्ति के द्वारा किया जाता है। यहां का सिलेक्टर कोई और है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब परमात्मा किसी को सेलेक्ट करते हैं तो उसके शुरू से लेके अंत तक हर समय हर क्षण उसका ख्याल रखते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आप जैसे भाइयों के, कई भाइयों के मन में संशय होता है, हम गुरुदेव से जुड़े हैं, लाभ होगा कि हानि। बिना लाभ हानि के तो हम लोग जुड़ते नहीं है, खास करके बिहार में। एक ऐसा ही साधक था जो मिशन का काम अपना श्रद्धा के साथ ईश्वर का काम करता रहा। जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक पूरा विश्वास करके गुरु का कार्य करते रहे, नियमितता पूर्वक करते रहे, श्रद्धा के साथ करते रहे। जब शरीर त्यागने के बाद वो साधक, वो व्यक्ति जाता है ईश्वर के पास, तो ईश्वर को धन्यवाद करता है, ईश्वर को थैंक्स बोलता है। परमात्मा, आपने मेरे जीवन में बहुत कुछ दिया, जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। परमात्मा कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि बेटा हमेशा हम तुम्हारे साथ रहे, चलो तुम्हारे जीवन का एक पार्ट दिखाते हैं जिसमें हम तुम्हारे साथ रहें। दिखता है कि जब से हम गायत्री परिवार में जुड़े, हमारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद बना रहा। आप लोग भी एक बार जरूर अनुभव करिएगा, जब उपासना करने बैठिएगा, उपासना मतलब ईश्वर के पास बैठना और साधना मतलब अपने आप को साधो, देखो हम कहाँ हैं, तो वहां जरूर आपको फील होगा कि गुरुदेव का आशीर्वाद उस दिन से मिलना शुरू हो गया जिस दिन से आप युवा मंडल में अपना कदम रखे, गायत्री परिवार में आपने कदम रखा। उस व्यक्ति को उसके जीवन की पूरी रास्ते की कहानी दिखाते हैं। देखता है कि यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं, गुरुदेव भी हैं साथ। उसको समझ में नहीं आया, कहा कि हम तो अकेला चल रहे थे गुरुदेव, एक जोड़े पांव के निशान होने चाहिए, ये 2 जोड़े पांव के निशान हैं। गुरुदेव कहे कि बेटे, जिस दिन तुमने समर्पण किया, जिस दिन श्रद्धा के साथ तुम हमारे कार्यों में, ईश्वर के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लगा, उस दिन से ये प्रकृति मदद करने लगी और देखो एक जोड़े हमारे पांव हैं।
बड़ा खुश होता है कि भाई जीवन की जब हम सफर को तय कर रहे थे तो अकेला नहीं थे, मेरे इष्ट, मेरे गुरुदेव, मेरे मालिक मेरे साथ थे। देखता है कि पढ़ाई के दरमियान आगे बढ़ते बढ़ते जीवन में एक ऐसा समय आया जब कष्ट की झंझावत के बीच में मेरी जिंदगी कट रही थी। न मेरा कोई रिश्तेदार साथ दिया, न मेरा कोई परिवार वाला साथ दिया, न मेरा कोई दोस्त साथ दिया। सब मजाक उड़ा रहे थे, सब कह रहे थे वाह बहुत तुमको भरोसा था अपने गुरु पर, आज तुम्हारे गुरु कहां गए। उस समय वो बेचारा अकेला बैठ के रोया करता था, छटपटाता था। जब सफर बढ़ता हुआ वहां जाता है तो उसको याद आता है कि इस समय हम काफी विचलित थे, काफी तनाव में थे, काफी प्रेशर में थे। परिवार वालों से मदद मांगे नहीं मिला, समाज से मदद मांगे नहीं मिला, अपनों से मदद मांगे तो नहीं मिला, बहुत सारे लोगों से मदद मांगे तो नहीं मिला। वो छटपटा रहा था, बेचैन होकर तड़प रहा था और तड़पते तड़पते अचानक आंखों में आंसू आ जाता है। पूछता है अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने मालिक से कि गुरुदेव मैं तो ये सारा चीज देखना भी नहीं चाहता था, इतनी ही चीज पाकर धन्य था, लेकिन जब आपने मेरे जीवन का सफर दिखाया तो इस समय मैं अपने जीवन में सबसे अधिक कष्ट में था, सबसे ज्यादा तनाव में था, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, सबसे ज्यादा टेंशन में था। न मेरा परिवार वाला मेरा साथ दिया, न घर वाला दिया, न समाज दिया, न चाचा दिए, न मौसा दिए, न फूफा दिए। उस समय सबों ने मजाक उड़ाया कि तुम बड़े अपने इष्ट को मानते हो, अपने गुरु को मानते हो, तेरा गुरु क्यों नहीं साथ दे रहे हैं। और गुरुदेव यहां भी देख रहे हैं कि एक जोड़ी पांव का निशान है। हर सफर में दो जोड़ी पांव के निशान थे, एक मेरा एक आपका। यहां पर आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया और आंखों में उसके आंसू आ गया। उसी भाव से उस गुरु के अंदर भी वही करुणा थी, वही दर्द था, उनके आंखों में भी आंसू आया। बोले बेटे ध्यान से देख, वो पांव के निशान है किसके। देख रहा है ध्यान से तो वो पांव के निशान उसके गुरु के थे। अब पैर हाथ जोड़ के कांपने लगता है, पूछता है गुरुदेव उस समय मैं क्या कर रहा था। बोले बेटा जैसे घर में छोटा बच्चा परेशान होता है, रोता है, तड़पता है, उस समय उसकी माँ, उसके पिताजी क्या करते हैं। कहता है बेटे गुरुजी उसको गोद में उठा के प्यार करते हैं। बोले बेटे जिस समय तुम तनाव के चरम पर थे, कोई साथ नहीं देने वाला था तुम्हारा, तुम तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे, कोई अपना नहीं था। मैंने देखा कि मेरा बेटा तड़प रहा है, विचलित हो रहा है, मैं पहुंचा तुम्हारे पास और तुम्हें गोद में उठा लिया, तुम्हें सीने से लगा लिया। दुनिया में हम सब कुछ देख सकते हैं, अपने बच्चे को तड़पते हुए नहीं देख सकते। इसलिए तेरा ये जो पांव था वो हवा में था और वहां तुम मेरे गोद में चिपके हुए थे, सीने से लगे हुए थे। शायद ऐसा ही एहसास होता है हम लोगों के अपने गुरु के साथ। जब कभी तनाव के क्लाइमेक्स पर जाते हैं, जब कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में उथल पुथल है, अब कौन संभालेगा, हमारे इष्ट, हमारे मालिक आकर सीने से लगाते हैं, गोद में चिपकाते हैं, संभालते हैं और केवल संभालते नहीं है, फिर अपने पैरों पर खड़ा करके चलने और दौड़ने का साहस भी देते हैं। मेरे मित्र, खास करके वो युवा पीढ़ी जो नशा के गिरफ्त में नहीं है और अध्यात्म को जीवन में लेकर चलता है, उसकी सोची हुई हर बात पूर्ण होगी और सकारात्मक सोच के साथ उसका जिंदगी धीरे धीरे ही सही रास्ते पर चलता चला जाएगा। इसी प्रयोगशाला का नाम प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ है। आप लैब में जाते हैं प्रयोग करने, बदलने, बहुत सारी चीजों को लेकर और वहां प्रयोग करके आते हैं। यह भी एक लैब है। आप आकर इसमें प्रत्येक रविवार को प्रयोग कीजिए कि पिछले रविवार से बेहतर इस रविवार को बनना है, इस रविवार से बेहतर अगले रविवार को। आप कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि इस प्रयोगशाला में उस प्रयोगशाला से कई गुना लाभ मिलता चला गया। यही हमारा युवा प्रकोष्ठ है, यही हमारा गायत्री परिवार है।